वेलकम। आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। मैं मुनीस आज आपको लेकर आया हूँ बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 33N में, जहाँ आपकी मुलाकात करवाएंगे अशोक कुमार जी से, जो आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, मधुर स्वभावी, मेहनती और अपने क्षेत्र के लिए हमेशा कार्यरत रहने वाले जी, क्षेत्रीय लेवल से प्रदेश लेवल तक अपनी छाप छोड़ने वाले और पार्टी के अंदर अपनी जगह को सुनिश्चित करने वाले अशोक कुमार जी और मनीषा अशोक नायक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों में हम उनसे बात करेंगे। कुछ बातें खट्टी, कुछ मीठी, कुछ पक्षी, कुछ विपक्ष की बातें, सब तरह की। तो आइए बात करते हैं अशोक कुमार जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी अशोक कुमार जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पार्टी के अंदर अभी फिलहाल में आप किस पद पर कार्य करते हैं? जी, मैं इस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ मेरे पास मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता शुरुआत से और सब कार्य। जी, देखिए, एक साधारण कार्यकर्ता होने के बावजूद भी अपने क्षेत्र में लगातार संघर्षरत रहते हैं, क्षेत्र की जनताओं की समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निदान भी करते हैं। जी अशोक कुमार जी, अगर मैं आपसे बात करूं वार्ड नंबर 33 की, तो यहाँ की हालत बेहद ही खस्ता है, जबकि विधायक जो हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं और वर्तमान में जो निगम पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। तो अगर एक साधारण कार्यकर्ता और साधारण निवासी को लगाते हैं आपसे बात करूँ, तो इसका मुख्य जिम्मेदार कौन होगा? इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं। इस बार बारिश इतनी हुई है, का इतनी मेहरबानी हुई है कि आप गांव में देख लो, पूरे देश में देख लो, बारिश ज़्यादा होने के बाद जल भराव हुआ है। हमने तो बारिश से पहले यहाँ पूरी कॉलोनी में सीवर लाइन डाली है। आप वो दिखाते कि सीवर अभी भी एक टैंकी नहीं जा सकते, तो हमने सीवर डाले यहाँ पर इतनी बड़ी लेवल पर। एकदम से अचानक बारिश आ गई, बारिश ने सारा तोड़ कर दिया। उसको संभालने के लिए हमारी सरकार लगी है, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, हमने लगे हैं, हम सब लगे हैं कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलते यहाँ पर काम करें और आपको काम करें। जी, कार्य तो देखिए आप कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। क्षेत्र की जनता आपसे बेहद खुशी है। पर अगर मैं बात करूँ यहाँ की समस्याओं की, तो अभी पिछले कुछ समय में मैंने दौरा किया बेगम बिहार का, वहाँ पे इतना जल भराव था और देश अभी कोरोना जैसी महामारी से निकला भी पूरी तरह नहीं निकला, उभरा भी नहीं है। अगर इस जल भराव के कारण कोई भी भारी बीमारी, मलेरिया, डेंगू या कोई भी होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? या इसकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक की होगी, निगम पार्षद की होगी, या दिल्ली के मुख्यमंत्री की होगी? किसकी? देखो जी, हमें वार्ड नंबर 33 और मैं और मनीषा जी हर घर पे पैदल जा रहे हैं। जो आपने सवाल पूछा कि जिम्मेदारी किसकी है, वो जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी, वो जिम्मेदारी हम लेंगे। हम करेंगे सारा काम। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जो भी दिक्कत है हम करेंगे। जनता की सेवा हम करेंगे। मदद आज हम बैठे, हमारे घर पर जाए, इसमें कोई दिक्कत है। मैंने आज चोर के परसों दवाई की गाड़ी लगवाई थी, फ्री में दवाइयाँ लगवाई। तो सारी जिम्मेदारी मैं अपनी करूँगा, लेकिन किसी और को नहीं दूँगा, मैं काम करके। जी देखिए अशोक जी, अभी हाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान आया था कि पैराशूट से उठते हुए प्रत्याशियों को, उनका कहने का अर्थ इतना शायद मैं समझ पाया हूँ कि बाहर से आए हुए या अभी अभी चुनावी लहर में जो प्रत्याशी उभर के आए हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। जी, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? मुझे जो अरविंद केजरीवाल जी का जो फैसला हुआ मान्य होगा, वो 100% होगा। जो अरविंद जी कहते हैं कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है और हम भी ऐसे जो अरविंद जी कार्यकर्ता पार्टी के अरविंद जी की जी, तो मैं आपसे एक सवाल मेरा अब आपसे है कि जो अभी यहाँ के जो वर्तमान में निगम पार्षद हैं, वो यहाँ के एकदम मूल निवासी क्षेत्र की जनता के बीच में रहने वाले हैं। और अभी कुछ समय पहले ही मैंने एक न्यूज़ भी यहाँ पे कवर की थी, तो उस न्यूज़ के अनुसार
इतना जल भरा होता, उसकी समस्या को लेकर क्षेत्र की जनता स्वयं मेरे साथ, जी मैं खुद एज ए न्यूज़ पर्सन उनके वो कार्यालय में गया और 2 बार गया, लेकिन ना तो पार्षद जी के पास समय था उनसे मिलने का, हमसे मिलने का, क्षेत्र की जनता को जवाब देने का, ना कोई कार्य हो पा रहा था। पिछले दिनों मैंने आपके क्षेत्र में देखा एक हादसा भी हुआ, एक छज्जा गिरा, एक घर गिरा, जिसमें दुर्घटना भी हुई। तो जनता का जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता है उसका भरोसा शायद कुछ डगमगा गया हो, तो उसको दोबारा पुनः जीवित रखने के लिए आम आदमी पार्टी पर और यहाँ से अपने प्रत्याशी को मुझे घोषित कराने के लिए जो अभी आप चुनाव की तैयारी लगे हुए हैं, कर रहे हैं, तो किस तरह आपके प्रोग्राम क्या होंगे, आपका मूल मंत्र क्या होगा? हमारा मंत्र यही है, मैं आपको बताऊँ, जब हमें जनता चुनकर भेजती है और कोई पद हमें देती है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर जनता हमें बना रही है तो अपने कामों के लिए बना रही है। जनता के साथ खड़े रहना सबसे बड़ी बात। मैं अगर आज एक पद पे हूँ जहाँ पर मुझे इतनी क्षमता है, मेरे अंदर मदद कर सकती है तो हमें करनी चाहिए। मेरा मानना ये है, अगर आपको जनता ने चुना है तो सोच समझ कर चुना है, बहुत अहम फैसला लेकर चुना है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी चेहरा प्रेजेंट होता है तो जनता जो दिल से चाहती है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी आई है, जो अभी एमसीडी में चुनाव हुआ है, इनमें भी वो चाहती है कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल जी के कामों से बहुत सब खुश हैं। यहाँ पर मैंने आसपास देखा, उन्होंने यही बताया है कि हम अरविंद केजरीवाल की नीतियों से, उनके कामों से बहुत खुश हैं। वो चाहते हैं, लेकिन सही इंसान सही सीट पर अगर आए तो वो ये चाहते हैं कि एक सही इंसान सही सीट पर आना चाहिए ताकि उनके जो काम रुक गए हैं या कुछ रह गए हैं वो भी पूरे हो जाए। तो उसमें हम ये चाहते हैं, अगर जनता और पार्टी हमें समर्थन देती है या हमें चुनती है तो हम तत्पर उनके साथ देखिए, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के प्रदेश लेवल के राष्ट्रीय स्तर की, तो बेहद सराहनीय काम है। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब से अन्ना हजारे जी के आंदोलन से अपने आप को जीवित किया और दिल्ली की जनता ने उनका साथ दिया, उनका समर्थन किया और आज एक मुकाम पर अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल जी के कार्य की, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में जी उनकी तारीफ देश भर में नहीं परंतु अमेरिका तक जैसे देश के अंदर शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल को देखा गया, पसंद किया गया है। पर दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी इन चीज़ों को छोड़ दें तो वो अनेकों समस्याएं हैं। जिस तरह राशन कार्ड, अगर इस क्षेत्र की जनता विशेष तौर पर होने का अगर मैं बात करूं तो 3-3, 4-4 हज़ार की वेटिंग चल रही है। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल राशन कार्ड बनने में लग रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं जल भराव की तो शायद कोई ही ऐसा वार्ड बचा होगा जहाँ जल भराव ना हो। अगर मैं बात करूं आपके वार्ड की, तो अभी मैं यहाँ से जब आया हूँ तो पूरा रोड बिल्कुल डैमेज है, शायद गाड़ी छोड़िए कोई साधारण व्यक्ति पैदल न जा सके। अगर कोई हारी बीमारी दुख तकलीफ एम्बुलेंस या आ जाए तो किस तरह निकलेगी? ठीक है, अगर हम बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य को छोड़ के तो और जितनी जन समस्याएं हैं उनको लेके आप जनता के बीच में किस तरह जाएंगे और किस तरह जनता को संतुष्ट कर पाएंगे कि अभी तक जो कार्य नहीं हुए वो होंगे और किस तरह जनता पर भरोसा करे इस बार आम आदमी पर? कैसे पहले मैं बात करती हूँ राशन कार्ड। तो राशन कार्ड की दिल्ली की लिमिट है जी 72 लाख पर्सन, मतलब लिमिट है कि 72 लाख से वो एक्सटेंड नहीं हो सकती। जो लिमिट सेंटर ने उनको दी है, दिल्ली सरकार को अथॉरिटी दी है कि आप 72 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड नहीं बना सकते। ये लिमिट पिछले 4-5 साल पहले पूरी हो चुकी है। जो कैपेसिटी है वो कब पूरी हो चुकी है, तो अब सेंटर उससे ऊपर से अप्रूवल नहीं दे रहा है कि आप ये चीज़ आगे एक्सटेंड करो, एक्सीड करो। तो यहाँ पर हम दिल्ली सरकार की गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक सेंटर अथॉरिटी नहीं देगा दिल्ली सरकार को कि आप इस लिमिट को एक्सटेंड करें, तब तक हम नहीं कर सकते हैं। 72 लाख जो लोग हैं वो दिल्ली में भी एट प्रेजेंट राशन ले रहे हैं, हम लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं। तो ये लिमिट एक्सटेंड नहीं हो रही है, इसमें दिल्ली सरकार की गलती नहीं है, क्योंकि लोगों के समझने में काफ़ी परेशानी आ रही है। तो पता नहीं है न कि ये काम सेंटर का है लिमिट बढ़ाने का। दूसरी अगर आप जैसे जल भराव की बात कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये सीवर का जो काम है आप टाइम से ले लिए पहले कॉलोनियों में या दाएँ बाएँ सीवर नहीं थे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि कॉलोनियाँ अनऑथराइज्ड है और हम इसमें बजट नहीं लगा सकते। तो अब जो सारी कॉलोनियों में चाहे वो ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है, उसमें सीवर डालने का काम शुरू हो गया।
अब जैसे ही सीवर डलेंगे, मेन लाइन आपको मैं बता दूं कि पूरा कराला से लेकर अभी रुबियार तक का टेंडर पूरा लगा हुआ है। शायद रोड पर भी लगाई चालू हो गया नाला बनना शुरू हो चुका है, तो वो सीवर की लाइन दबनी शुरू हो चुकी है। जैसे ही ये पूरी दिल्ली में सॉर्ट आउट होगा, जो निकासी हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा, जो भी लोग परेशानी करेंगे कि नाम का सिस्टम बनाया गया। जी, सबसे मेरा सवाल है अब आपसे, देखिए देश जो है संविधान से चलता है और हमारा संविधान हमें इस बात का पूर्ण देता है, इस बात की आज़ादी देता है कि कोई भी कैंडिडेट कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो जैसा भी मैंने आपके बारे में जाना, पब्लिक से पूछा, तो उनका कहना है कि आप इस वार्ड से मतलब बाहर के प्रत्याशी, मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ इस बात को लेकर, लेकिन आपकी क्षेत्र की जनता का कुछ ऐसा कहना है। तो जब यहाँ के स्थानीय निवासी, स्थानीय पार्षद होने के बाद भी कार्य नहीं हो रहे, तो आप मतलब किस तरह मतलब संतुष्ट कर पाएंगे? ये मेरा सवाल आप। देखो जी, मैं आपको बताऊं, जो लोग बाहरी करते हैं वो लोग करके दिखाते हैं। अगर तुम अच्छा करते तो हमारी ज़िंदगी क्या पड़ेगी, अगर बाहरी करते हैं। दूसरी बात, जो लोग बाहरी करते हैं वो ध्यान से सुने जाते हैं। जो सांसद है वो बेकसूर है क्या? एक सेकंड जी, जो हमारे सांसद है वो बेकसूर है क्या? बेकसूर की जनता ने ठोक के वोट दिया जो पंजाब से, वो भी ना देती। पिछली बार विधानसभा चुनाव में रविंद्र इंद्राज जी हमारी विधानसभा से भाग गए, आगे जनता ने वोट दिया। बाहरी कहने वाले बाहर वालों को वोट दे रहे। मेरा कहने का मतलब अभिप्राय है, मेरा वार्ड नंबर पिछली बार 27 था, ठीक है जी, बेगमपुर से बरवाला, माजरा, चांदपुर, जटपुर, पंजाब। मैं पिछले आज से 5 साल पहले मैं हनुमान चौक पे मैंने कार्यालय लिया, आधार कार्ड के ढेर सारे कैंप लगाए, खूब दवाइयाँ बंटवाई, लोगों की आँख चेक कराए, रक्तदान शिविर लगाए। आज ये मेरी भाई मेरे साथ बैठी है, 5 साल पहले मैं इसकी का नहीं था। आज परिश्रम के बाद एक सीमा थोड़ी सी इधर हुई, ये लोग उंगली उठाते हैं बाहर। जब मैं यहाँ था, मेरा घर यहाँ का, मेरा राशन कार्ड यहाँ का, मेरा आधार कार्ड यहाँ का, मेरा पहचान पत्र यहाँ का, अरे मेरा सब कुछ यहाँ का। तो बारी कौन भाई? अरे बारी तो नाच गाने वाले हैं बीजेपी से, जो पंजाब से, उनको भारी कहा जाता है। अपने क्षेत्र के आदमियों को भी भारी नहीं कहा जाता है। भारी कहने से पहले आप जनता का काम करें, जनता के बीच में जाइए। जैसे सुबह शाम दिन रात मैं हमेशा लगे रहते हैं, जनता के बीच में जाइए। ये बीजेपी और कांग्रेस की ही है। जी, देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि देश तो संविधान से चलता है, कोई भी कहीं भी प्रत्याशी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि अगर आम आदमी पार्टी के आला कमान आपको टिकट नहीं देते किसी कारणवश, तो आपने कार्य बहुत किए हैं जो पूरे क्षेत्र के अंदर आपने कैंप भी आयोजन करवाया, आपने कैंप भी आयोजन कराया, आपने लॉकडाउन के अंदर राशन भी बंटवाया, घर का डोर टू डोर जाके लोगों की समस्या को सुना। तो क्षेत्र में आपने विकास कार्य करने की बहुत प्रयत्न की है, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ, क्षेत्र में जनता भी वास्तव है। पर अगर और प्रत्याशी तो उसके बाद आपका निर्णय क्या होगा? आम आदमी पार्टी किसी को भी वार्ड नंबर 33 से प्रत्याशी घोषित करती है, इलेक्शन बंद यही रहूँगा, उन लोगों को जिता के लाऊंगा, अपने दूसरे पार्षद बनाऊंगा, उसके साथ रहूँगा और बिल्कुल के सभी जनता के काम कराऊंगा। मैं सवाल केजरीवाल के साथ खड़ा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर मैं और हमेशा के साथ जी, बहुत अच्छा है। मनीषा जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी अदर स्टेट में इसमें चुनाव प्रचार किए, अलग अलग 5 राज्यों में चुनाव है, तो अगर बात हम करें पंजाब में, तो पंजाब में प्रत्येक महिला को 1000 रुपये प्रति माह वोट देने का वादा करते हैं, 300 यूनिट फ्री देने का भी वादा कर रहे हैं। अदर स्टेटों में उनकी विशेष कुछ घोषणा ही है। तो मैं आपसे एक कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते आपसे पूछूंगा, तो क्या दिल्ली में महिलाएं नहीं हैं? दिल्ली में भी महिलाएं हैं और दिल्ली की महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं किया है। दिल्ली में हमारी महिलाएं जो है वो फ्री में सफ़र करती हैं, महिला सुरक्षा को लेकर
थाने की जो सुविधा की है, जगह जगह पर कैमरे लगवाए हैं, वो महिलाओं के लिए क्यों है और किसके लिए है? जो महिलाएं पेंशन लेती थी, जहाँ 1500 रुपये पेंशन को वहाँ मिलती थी, अब 2500 रुपये पेंशन ले रही है, वो किसके लिए है? वो भी तो महिलाओं के लिए ही है। सिर्फ सोच का फर्क है, अपने नजरिए का फर्क है। जहाँ 1500 मिल रहे थे उनको 2500 रुपये आज महिलाएं को पेंशन दे रही है, चाहे वो वृद्धावस्था की है, चाहे वो विधवा पेंशन है या विकलांग पेंशन है, तो ये भी तो महिलाओं के लिए ही है। जी मनीषा जी, आपके क्षेत्र में मैंने जब संपर्क करने की कोशिश की अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो कुछ बुजुर्ग लोगों का जो सीनियर सिटीजन के दायरे में आते हैं, उनका कहना है कि हमारे पिछले कुछ समय से पेंशन चालू ही नहीं हो रही है, और जब चालू है तो वो 3-3, 4 महीने की रुक के आ रही है। तो इसके निदान के लिए, इसके निवारण के लिए आप अगर क्षेत्रीय जनता और आम आदमी पार्टी के आला अधिकारी आपको प्रत्याशी के रूप में यहाँ उतारते हैं और आप जब घोषित होते हैं, क्षेत्रीय जनता आपका समर्थन करते हैं, तो उनके लिए आपका कार्य क्या होगा? और दूसरी बात, सबसे पहले बात जो है कि अगर क्षेत्रीय जनता आपको जिताती है तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा क्षेत्र के विकास के? क्षेत्र के विकास के लिए मैं पहले सबसे पहले तो मेरा मुख्य उद्देश्य है जो लोग परेशान हैं जल भराव के कारण, मैं इसको मेन मोटिव लेके चलूँगी, क्योंकि मैं खुद इस क्षेत्र में घूमी हूँ, मैंने देखा है लोग काफ़ी हो गए हैं, थोड़ा सा आगे जाने में जैसे ये रोड है, क्योंकि देखो विकास कार्य जब हम जहाँ करते हैं ना, उसके साइड इफेक्ट्स भी साथ साथ होते हैं। अगर हम सिविल लाइन डलवाएंगे तो उसकी खुदाई भी करनी पड़ेगी और लोगों को कुछ परेशानी भी होगी। तो सबसे पहले जो लोग ये रोड और गलियों से परेशान हैं, जल भराव से परेशान है, इसके लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट काम होगा वो मैं करना चाहूँगी। और सेकंड बात, अगर जैसे वृद्धावस्था पेंशन की जो आप कह रहे हैं, वो भी वही अगेन राशन कार्ड वाली बात है, जो लिमिट जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रही है। जितनी लिमिट हमारी रखी गई है वृद्धावस्था पेंशन के लिए है, तो वो सेंटर जब तक हमें अथॉरिटी नहीं देगा, LGM में अथॉरिटी नहीं देगा, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन एक खुशी की बात तो बता दूँ मैं, अभी न्यूज़पेपर में भी आया था, हमारे काफ़ी बातचीत चली है, 15 अराउंड अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं 15 दिन के आसपास हमारी वृद्धावस्था वाली जो पेंशन है वो भी हो जाएगी, उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक रुकने की बात है कि पेंशन रुक के आ रही है, तो कहीं ना कहीं अभी मैं आपको बता दूँ जो बैंक मर्ज हुए हैं, आपको भी पता है कुछ टाइम पहले कुछ बैंक्स मर्ज हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो कन्वीनियंस में प्रॉब्लम आ रही है, किसी का आधार कार्ड नहीं वैलिडेट नहीं है या आपस में जो IFCS कोड है वो मैच नहीं करते हैं, वहाँ समस्या आ रही है। जैसे जैसे वो चीज़ अपडेट हो रही है, अगर मान लो किसी इंसान की 3 महीने की पेंशन हो गई है, तो अगर वो अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लेते हैं तो वो 3 महीने की उसको छुट्टी मिल जाती है। ऐसा नहीं है तो मनीषा जी, आपका कहना ये है कि दिल्ली सरकार की तरफ से या विधायक या पार्टी की तरफ से कोई समस्या नहीं है, समस्या बैंक जो मत है उनके कारण है। बहुत अच्छे से आपने हर बात का जवाब दिया। अब अंतिम सवाल मेरा जो भी आपसे है, युवा नेता है और आम आदमी पार्टी ने वैसे युवाओं को मौका दिया है, अवसर दिया है। आम आदमी पार्टी जब से बनी है, जब से हमारे मुख्यमंत्री जी आह्वान करते आए हैं, लोगों से अपील करते आए हैं कि युवा अधिक से अधिक पार्टी में जुड़े। तो अंतिम में अगर मैं कहूँ कि युवा के लिए आपका संदेश, तो एक अच्छा संदेश क्या होगा? मैं सभी युवा जितने भी साथी उम्र में ना, वो जवान उम्र है, अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गाँव देहात अपनी करोगे के लिए अब कर गए तो कर गए, नहीं तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जान है तो जान है, जब तक आदमी जिंदा है और जब तक जवान है, जब तक हमें ना कुर्बानी लगा देनी चाहिए। जैसे मैं देश के लिए जी रही, अपने वार्ड के लिए भी, अपनी जनता के लिए भी बहुत दिन रात लग के काम करें, सारे भाई मिल के काम करेंगे। बनने के जो आदमी जब बन जाता है, जिससे चला जाता है, वो बनने के बाद पूरी जनता का सब मिलजुल के काम करना चाहिए। और एक लास्ट में ये बात है कि मैं भाई सदा अपनी जनता और अपने साथियों के साथ खड़ा हूँ। आप मेरे सही है, मुझे घर बुलाइए, चाय पे इन्वाइट कर लीजिए, हम 24 घंटे अपनी सारे के साथ तो देखिए, ये थे वार्ड नंबर 33N से अशोक कुमार जी और मीना अशोक कुमार जी, जिन्होंने हर बात का बड़ी हिम्मत, साहस और अच्छे से जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं क्षेत्र की जनता से कि उनके किए हुए वादों पर, कार्य अगर पार्टी के आला कमान इनको मौका देती है तो आप इनका सहयोग करें और इनको अपने यहाँ से विजय घोषित कराएं। इसी के साथ आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़।